लोगों के ना इमेजिनेशन डिफरेंट है। वो समझते हैं कि सिल्वा एक वो क्या उसे कहते हैं, या अलादीन का चिराग है या बोतल का जिन है। सही। कि वो क्या हुक्म है मेरे आका, ठीक है, सही। ऐसे नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अच्छा, जो लोग इसको बोतल का जिन समझते भी हैं, तो ये जिन बोतल में आता कितने टाइम में है? ये 16 से 18 घंटे की ट्रेनिंग है। 16 से 18 घंटे में यू कैन यू विल लर्न। अच्छा, 16 से 18 घंटे की ट्रेनिंग में ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि कोई आप कहें कि जी आज 1 घंटे की और अगला लेक्चर इसका 2 महीने बाद आ गया, तो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, दो इसके करने के 3 तरीके हैं। जैसे अभी मैं कराची में लाइव वर्कशॉप करा के आया हूँ 2 दिन की। ठीक है। तो वो हमने सुबह 9:30 शुरू करते थे, शाम को 7 बजे ख़त्म होती थी हमारी। ठीक हो गया। तो एक तो है फिजिकल। मैंने वैसे फिजिकल करानी छोड़ दी थी पिछले 5 साल बाद। मैंने अभी एक लाहौर में कराई है और एक कराची में कराई है। ठीक है। अब इस्लामाबाद वाले पीछे पड़े हुए हैं कि सर हमारा क्या कसूर है, लेकिन ये है कि बहरहाल तो मैंने फिजिकल कराई क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम मैं जूम पे करता हूँ। मैंने जूम 2016 में शुरू किया था। अच्छा। कोविड आया 2019 में, तब लोगों को अच्छा जूम पे, उस वक्त लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल था कि भाई जूम पे आओ, जूम पे आओ। अब तो खैर, तो दूसरा तरीका है कि जो मेरी जूम पे क्लासेस होती है वो मेरी वीकली 2 क्लास, कभी 1 क्लास अ वीक होती है, कभी 2 क्लासेस अ वीक। वो मैं हर बैच के लिए डिफरेंट होता है। और तीसरा है वीडियोस के थ्रू। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो जो लोग जानते हैं सिल्वा के बारे में वो इसको मेडिटेशन से मुंसलिक कर देते हैं, तो क्या ये काइंड ऑफ मेडिटेशन ही है या उससे डिफरेंट है? इसको जरा आपने डिटेल एक्सप्लेन करना है ताकि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल ये मेडिटेशन है। इस बल्कि इसको यूँ कहें आप कि जो काम एक योगी जो है ना, ठीक है, वो शायद 10-15 साल में जाके करेगा ना, उसकी जिसको थर्ड आई उसकी अवेक होगी, यहाँ पे वो इस लेवल पे पहुंचेगा कि वो ये इन्फॉर्मेशन ले सके। जो काम जो है एक कोई भी मुराकबा करने वाला या जिक्र अज़कार, मेरे पास अभी उस दिन एक साहब आए, वो कहे जी मेरी उम्र है 62 साल और मैं पिछले 40 साल से मुसलसल मुराकबा कर रहा हूँ, अज़कार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। उन्होंने सिल्वा किया है अभी, और वो कह रहे हैं यार तो ज़िंदगी बदल गई। बेसिकली क्या था, लोगों के कॉन्सेप्ट गलत थे। मेडिटेशन में भी गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लोग समझते हैं कि हमें ऐसे नज़र आएगा जैसे फिल्म चल रही है टीवी की स्क्रीन पे। उस लेवल तक पहुंचने के लिए मैं आपको 16 से 18 घंटे में गाड़ी में बिठाकर हाईवे के उसके ना क्या कहते हैं, ये जो टोल प्लाजा है ना, वहाँ पे पहुँचा दूंगा। अच्छा। टोल प्लाजा से आगे का सफ़र आपने खुद तय करना है। वो जो प्रैक्टिस है, मेरी अभी स्टूडेंट है एक, वो मतलब मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हुआ हूँ ना, मुझे अगर अभी मेडिटेट करना है, आपको लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ? ऐसे ही लग रहा है? ऐसे ही। मैं इस वक्त अपनी मेडिटेशन में हूँ। ऑल आई हैव डन इज आई हैव डिफोकस्ड माई आइज, ठीक है। पर मैं हज़ारों, तकरीबन 2,500-3 हज़ार केस कर चुका हुआ हूँ, ठीक है। इतनी मेरी प्रैक्टिस है। लोग क्या देखना चाह रहे होते हैं जिसकी वो कंप्लेंट करते हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहा? लोग समझते हैं कि हमें जो कुछ भी हम, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि जी मेरा अभी कोई मेरी स्टूडेंट है, मुझे कहने लगी कि जी मेरा जो है ना वो हार गुम हो गया, ठीक है। ये भी 3 दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा कि बेटा आप जाओ, जाके अपने सिल्वा में जाओ, सेंटर में जाओ और जाके हार को ढूंढो, फिल्म चलाओ। सर मुझे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या आ रहा है? कहती थॉट्स आती हैं लेकिन वो तो गलत भी हो सकती हैं। मैंने कहा ओके, जो थॉट आ रही है उसको फॉलो करो। तो कल मुझे इसका मैसेज आया कि सर वो मिल गया, मैंने जहाँ रखा था वो वहाँ था नहीं। इसी तरह मेरे एक और स्टूडेंट है, वो अजमान में होते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि सर मेरा ना एक चेक बुक नहीं मिल रही मेरी, तो पता नहीं मैं चेक बुक कहाँ रख बैठा हूँ। मैंने उनको इसी तरह बताया। अब वो भी, उसको भी ये था कि मुझे पिक्चर्स नज़र नहीं आ रही, मुझे इमेज, मुझे नज़र। मैंने कहा तुम्हें जो थॉट आ रही है ना सर उसको फॉलो करो, ठीक। अच्छा, उसने फॉलो करते करते करते, मैं उसकी टेस्टिमनी पड़ी हुई है यहाँ पर, वीडियो में भी पड़ी हुई है, ठीक है। वो करते 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 पहुँचा, कहता है ओए हो सर मुझे याद आया कि मैंने तो वो लास्ट टाइम जो देखी थी ना, वो मैंने पाकिस्तान में देखी थी और शायद गाड़ी के डैशबोर्ड में देखी थी। तो कहता मैंने अपने भाई को कहा जाके मेरी गाड़ी खड़ी है उसका डैशबोर्ड खोलो, तो उसमें देखो चेकबुक पड़ी है। भाई ने डैशबोर्ड खोला, चेकबुक सामने पड़ी थी। अच्छा। क्योंकि हमें अपने जो यकीन क्यों नहीं होता, क्योंकि मुझे खुद पे यकीन नहीं है। अच्छा, ये जो अभी आपने 2 एग्जांपल दी, ये आपके स्टूडेंट्स की थी। आप ज़ाती कोई एग्जांपल दें जो आपने एक्सपीरियंस किया हो लाइफ में और आपको लगता हो कि ये बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे सिल्वा का, और या फिर बेस्ट यूज़ था। देखो, बेस्ट यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं आपको अपनी ज़िंदगी की पहली मिसाल, जो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, जब मैं सिल्वा करके उस वाले में दुबई होता था, जब मैं वापस पहुंचा हूं तो मैंने लैंड किया है तो मेरा पेट पानी था
और लिटरली पानी निकल रहा था पेट से, ठीक है। अच्छा। ये और बिल्कुल डिहाइड्रेट होके मैं आके ना बस घर पहुंचा हूँ, बिस्तर पे लेटा हूँ। तकरीबन 6:30 बजे या 7 बजे की बात है। 8 बजे मैंने अबू धाबी निकलना था, हमारी पूरे दिन की एग्जीबिशन थी और मैंने ही उस एग्जीबिशन को लीड करना था, ठीक है। तो मेरे बेगम मुझे कहने की आप कैंसिल कर दें। मेरे स्टाफ को मैंने बताया यार ये हालत है, उसने कहा कैंसिल। मैं क्या, अच्छा मैं उसी वक्त सिल्वा चौकी करके आया था। मैं कहा यार क्यों ना मैं सेल्फ क्योर करूं। तो मैं वॉशरूम से जब वापस आया लास्ट करके, बिल्कुल गिर गया, ख़त्म हो गया। तो मैं बैठा, मैंने अपना सेल्फ क्योर किया। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के बाद आई वॉज अप एंड रनिंग। 8 बजे मैं अबू धाबी के लिए निकला हूँ और मैंने सारा दिन एग्जीबिशन की है। नॉट अ सिंगल टाइम आई हैड टू गो टू द टॉयलेट, ठीक है। एंड आई डिड नॉट टेक एनी मेडिसिन, ठीक है। अच्छा। ये सिल्वा में जाकर बिज़्निल्लाह मैंने सेल्फ क्योर की। हम ऑफ कोर्स देखो एक बात याद रखना, अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ नहीं होने वाला, सही। राइट। सो जो भी आप करेंगे उसमें ज़ाहिर आपको अल्लाह का इज़्न चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप सेल्फ क्योर करें, आप किसी और को क्योर करें, ये एक एक्स्ट्रा मेडिसिन। आप एलोपैथी के साथ होम्योपैथी भी ऐड कर लेते जी, हैं, जी। होम्योपैथी के साथ आप हिकमत भी ऐड कर लेते हैं, ठीक ठीक है। है। आयुर्वेदा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कौन कौन से डॉक्टर के पास किस किस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। सो ये भी एक एक्स्ट्रा वे ऑफ क्योरिंग है। आप सेल्फ क्योर करें, आप दूसरों को क्योर करें, आप मैनिफेस्टेशन करें इसके थ्रू। आप मतलब यानी योर इमेजिनेशन इज द ओनली लिमिटेशन। अच्छा, जब आप ये बता रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल आया, और यही सवाल सुनने वालों के जहन में भी आ रहा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ये इतनी ज़्यादा इसके ऊपर कोई शख्स बिलीव में चला जाए कि वो मज़हब से हट जाए, तजाद करना शुरू हो जाए? बिल्कुल। यानी कि कोई शख्स ये सोचे कि अगर मैं बीमार पड़ गया हूँ तो मैं सिलवा करूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरी कोई चीज़ खो गई है, मुझे कोई मकसद हासिल करना है, तो वो दुआ के कॉन्सेप्ट से हट के इस साइड पे जाना शुरू हो जाए। तो आपको नहीं लगता है कि आप लोगों को शिर्क की तरफ राग़िब कर रहे हैं? यस सर, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे रब ने ना मुझे, मेरी 4 बैंकरप्सी हैं यस सर। मेरी सबसे बड़ी $8 मिलियन की है, सबसे छोटी $500,000 की है, ठीक है। और मैं बड़े फ़ख्र से बताता हूँ, मेरी स्टोरी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है। मैं जब मेरी लास्ट बैंकरप्सी है ना वो तकरीबन आप समझ लो कि $1.5-2 मिलियन की है वो। वही उसके बाद मैं जब पाकिस्तान वापस आया था मुझे आना पड़ गया, मतलब उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। सही। तो मैं यहाँ पर वहाँ जो गाड़ियाँ बेच के आया था, यहाँ पर मैं जो है ना वो पैदल था, ठीक है। सो उस वक़्त मेरे सामने वो बंदा यूँ जिस आप बैठे हो ना, मेरे सामने बैठा हुआ था जो मेरे पैसे लेके भागा। और उसको मैंने 10 साल अपने तक समझ लो घर में बच्चे की तरह पाला। उसकी शादी, उसके भाई की शादी, उसकी बहन की शादी, उसकी माँ का इलाज कराया। तो मेरे सामने यूँ बैठा हुआ, तो अचानक ना मुझे सिल्वा की इंट्यूशन आई और मैंने उससे कहा, मैंने कहा अब्बास नाम था उसका, मैं नाम भी बताता हूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने कहा तुम सुबह वर्जिन एयर की सीट नंबर 21A पे बैठे होगे। तो मुझे एकदम कहता है, सर मैं आपको बाप कहता हूँ, अपने बाप की जगह समझता हूँ, आपको लगता है कोई बेटा बाप को धोखा देगा? मैं कहा यार शायद। अच्छा मुझे अब यार मैं आपको स्टोरी का एंड बताऊँगा क्यों ये हुआ। मैंने कहा हाँ यार हो सकता मुझे गलती लगी हो, ठीक है। सही। वहाँ पर अगले दिन सुबह वो जहाज़ में बैठा है, न्यूयॉर्क की फ़्लाइट में, वर्जिन एयर में, सीट नंबर 21A पे वो बैठा है। अच्छा। और वहाँ से मुझे मैसेज कर रहा है कि सर मैं वाकई सीट पे बैठूं, कल मैं डर गया था कि शायद आपने मेरा बोर्डिंग पास देख लिया है, वो तो शुक्र है आपने मेरी बात मान ली, ठीक है। उस दिन मेरे रब ने मुझे ये सिखाया कि बच्चे इल्म तेरा कुछ नहीं है जब तक मेरा इज़्म ना हो। बच्चे के मतलब मैं उस पॉइंट में, ठीक है, कि मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि सिल्वा उसी तरह जिस तरह पैराडोल खाते हैं, ठीक है। शिर्क, आपने जो लफ्ज़ किया ना, शिर्क की बड़ी बारीक सी लाइन है। मैंने शुरू में भी ये बात की थी। जब हम इस चीज़ पे भरोसा कर लेते हैं कि यार जो मिलना है मुझे सिल्वा से मिलना है, जो मिलना है मुझे इस बंदे से मिलना है, जॉब मेरी इसने रखनी है, तनख्वाह मुझे इसने देनी है, भाई ये वो शिर्क की लाइन है जिसका हमें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये रब की सिफात में आ गया है शिर्क, ठीक है। मेरे रब की वो शाफी कौन है? बेशक रब है, राइट। अगर आप ये समझ लो, सिल्वा को छोड़ दो कि यार ये डॉक्टर एक्स जो है ना, इसकी दवाई से मुझे शिफा मिलनी है, आप शिर्क कर रहे हैं। सही। चाहे आप जो मर्जी नीयत रख रहे हो, बट आप जाहिर में आप एक किस्म का शिर्क कर रहे हैं। इसलिए कोई भी जो बंदा ये काम करे, मैं ये उसको पहली बात ये कि जो हम सिल्वा में एक वर्ड यूज़ करते हैं और मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, स्पेशली हायर इंटेलिजेंस, बिकॉज लोग मुझे ना वीडियोस देख देख के ना दूसरों की, तो मुझसे पूछते हैं सर जी वो 3 फिंगर टेक्निक है, सर जी वो फलां। कोई टेक्निक नहीं है ना, वाटर टेक्निक, कोई टेक्निक नहीं है, सब ड्रामेबाजी हैं।
कोई टेक्निक नहीं है, मैं खुल के बोल रहा हूँ लफ्ज़। ये जितने लोग कहते हैं ना सिल्वा में ये टेक्निक है, ये सिल्वा में एक ही टेक्निक है और वो टेक्निक हम सिखाते हैं, उसमें सब कुछ सिखाते हैं, ठीक है। कोई 3 फिंगर टेक्निक डायरेक्टली कुछ नहीं है। ये लोगों ने छोटे छोटे अपने ना स्निपेट्स निकाले हुए हैं भाई कि जी हम आपको 4D करा देंगे, हम आपको 6D, कुछ नहीं है। वंस यू डू सिल्वा अल्ट्रामाइंड ESP सब कुछ इसमें शामिल है। अब उसमें एक लफ्ज़ जो होता है हायर इंटेलिजेंस, कि आप हायर इंटेलिजेंस से रब्ता करते हैं और वो हायर इंटेलिजेंस आपको गाइड करती है, ठीक है। और उस हायर इंटेलिजेंस ने आपको यहाँ पर 2 ट्यूटर दिए हुए हैं, हम ये सिल्वा में कहते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ने हमें क्या दिया हुआ है, किरामन कातिबीन, ठीक है, ठीक है। तो वो सिल्वा भी यही कह रहा है कि 2 ट्यूटर यहाँ बैठे हैं आपके, ठीक होगी बात। फिर हायर इंटेलिजेंस को सिल्वा कहता है कि आप अपने मज़हब के मुताबिक उसको नाम दे लें, अल्लाह कह लें, जीसस कह लें, भगवान कह लें, वो ये कहता है। तो कहता है जो भी मांगना है हायर इंटेलिजेंस से मांगो, ठीक। मैं ये कहता हूँ कि भाई पढ़ा दिया है मैंने आपको, ये हायर इंटेलिजेंस है, लेकिन जो मांगना रब से मांगो। सही। हमारे लिए अल्लाह से ऊपर जाहिर है कुछ है ही नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आपके एक्सपीरियंस में क्या आया है कि जो स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया और वो आपसे सीखने के बाद चीज़ों को प्रैक्टिस करने लगा, तो कितना वक्त लगता है किसी शख्स को लाइक इसके एक्सपर्टीज में, एक्सपर्ट होने में? देखिए ये जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। मेरी एक स्टूडेंट है सून्स केसर से, ठीक है, वो इस वक्त तक तकरीबन कोई 700 केस कर चुकी है और उसने 2 महीने पहले ये शुरू किया था। इसका गुड़ है क्या? गुड़ ये है प्रैक्टिस, आप जितनी लोगों की हेल्प करें, इसके अंदर आप लोगों के मेडिकल केसेस करें, उनकी हेल्प करें, आप लोगों के और जो इश्यूज़ हैं उनमें लोगों की हेल्प करें। जो मेरे नए स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनको जो पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। सो द मोर यू गिव द बेटर यू बिकम। हमारा टारगेट होता है पहले आपने कोर्स ख़त्म किया, फिर उसके बाद 5 मिनट मिनिमम दिन में प्रैक्टिस करनी है हर रोज़, ठीक है। 5 मिनट कुछ भी नहीं है, कुछ लोग वो 5 मिनट भी नहीं कर पाते, ठीक है। मिनिमम 5 मिनट है, आइडियल 15 मिनट है। तो 24 घंटे में 15 मिनट निकालना मुश्किल काम है, नहीं कोई मुश्किल लोग नहीं है। ये भी नहीं करते। आप अपने मेडिटेशन करें, मतलब उसमें सिल्वा में जाएं, आप लोगों के मेडिकल केसेस करें। हम जो हमारा होता है कि हमारा टारगेट होता है कि आपने कोर्स खत्म हुआ है, मैं सर्टिफिकेट नहीं देता तब। सेकंड पहला पड़ा हुआ है आपका 20 मेडिकल केसेस, कि आपने 20 लोगों के मेडिकल हेल्प की है, ठीक है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सही। मैं रोक लेता हूँ सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड होता है 50 मेडिकल केस। 50 मेडिकल केस करने के बाद आप खुली आंख से भी सिल्वा में अपने सेंटर में जा सकते हैं। तो एक वो फिर पूरा उसकी मेडिकल केसेस आर ओनली डन सो दैट यू रिमेन इन प्रैक्टिस। मतलब आपको किसी चीज़ पर प्रैक्टिस करनी है ना, ठीक है। अल्फा और थीटा ये बहुत कॉमन टर्म है सिल्वा के अंदर, ये क्या टेक्निक्स हैं ये के बारे में बताएं। देखो जिस तरह हमारा दिल धड़कता है ना, उस तरह हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है, सही, ठीक है। ब्रेन की वाइब्रेशन की 4 फ्रीक्वेंसीज हैं। इस वक्त मैं और आप जो बैठे हैं हम लोग बीटा में हैं। बीटा होती है जिसको हम कहते हैं कि किसी की 19.5 हो सकती है, किसी की 21 हो सकती है, किसी की 22। सो ये बिटवीन 20 to 22 21 टू 19 to 24 की रेंज में ये बीटा वाइब्रेशन कहलाती है, ठीक है। अब ये एडल्ट वाइब्रेशन है, यानी ये कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन है। इससे नीचे है अल्फा, जो हम सिल्वा कराते हैं। हम सब का मकसद ये है कि आपको हम अल्फा पे लेकर आएँ, ठीक है। अल्फा इज 10 वाइब्रेशंस, इट इज़ द सेंटर ऑफ योर ब्रेन, सही, ठीक है। ये मेडिटेशन की वाइब्रेशन है। उससे नीचे है थीटा। थीटा इज बिटवीन 4 to 7 वाइब्रेशन। ये वो एज ए हिप्नोटिस्ट, मैं चूँकि हिप्नोटिस्ट भी हूँ, तो एज ए हिप्नोटिस्ट मेरा ये काम है कि मैं आपके ब्रेन को, अगर मैंने आपको कोई सजेशन देनी है, कोई चीज़ समझानी है, तो मैं आपकी ब्रेन की वाइब्रेशन को नीचे थीटा पर लेकर आऊँ बिटवीन 4 to 7। जब वो थीटा पे आ गई, इसको हम सजेस्टेबिलिटी स्टेट कहते हैं। अब मैं आपको जो सजेशन दूंगा, आपका ब्रेन उस सजेशन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सही। ये मैं आपको ख्वाबों से भी इसको बता देता हूँ कि जो ख्वाब आपको याद रहते हैं, वो आपने थीटा में देखे होते हैं, ठीक है। थीटा में ऑपरेशंस किए जाते हैं। इस वक्त भी ईरान में एक डॉक्टर है, मेरे लिंक्डइन पे ऑलरेडी मेरे साथ मैं उसकी पॉडकास्ट का वेट कर रहा हूँ, टाइम देगा मुझे, ठीक है, ठीक है। वो फिजिकल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। वो एनेस्थीसिया की जगह लोगों को कहता है कि मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगा और आपका ऑपरेशन होता है, आपको तकलीफ होती ही नहीं है, सही, ठीक है। तो ये सब थीटा में हो रहा होता है, ठीक है। थीटा के नीचे है डेल्टा। डेल्टा इज डीप स्लीप, जिसको, और डेल्टा के अंदर जब जाते हैं तो जिसको अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ना कि हम आपकी रूहें, जब आप सोते हैं तो आपकी रूहें कब्ज कर लेते हैं, तो उस वक्त डेल्टा के अंदर हमें कोई होश नहीं होती। वो ख्वाब जो आपको याद नहीं रहते वो डेल्टा में आते हैं, अच्छा, ठीक है। तो वो डेल्टा में जो है वो ये 4 उसकी वाइब्रेशंस हैं। तो हमारा जो सबसे जो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका सिल्वा का, वो ये है कि आपको ये पता चले कि मैं अल्फा में हूँ और अल्फा में मुझे कैसा होता है,
ठीक है। सही। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। कोई शख्स जब ESP या सिल्वा को सीख लेता है तो आपसे कोई पूछे कि इसके 5 यूजेज बता दें जो मैं अपनी ज़िंदगी में कर सकता हूँ, तो वो क्या होंगे? ओके, सबसे पहले आपको अपना खुद का पता चलेगा कि आप हैं कौन, पहला यूज। सही। बिकॉज आपको यही, लोगों को क्यों डिप्रेशन वगैरह होता है, एंग्जाइटी क्यों होती है, बिकॉज उनको अल्लाह की दी हुई अपनी ताकतों पे यकीन नहीं है, सही। ठीक है, तभी वो दर दर फिरते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा ये है कि ये, उससे भी बड़ा ये है कि जब आपको खुद का पता चलेगा तो आपको रब से नमाज पढ़ने में, फॉर एग्जांपल मेरे बेतहाशा स्टूडेंट्स के वीडियो टेस्टिमोनियल्स मेरे पास पड़े हुए हैं जो आपको ये बताएंगे कि सर हमारी नमाजें बदल गई हैं, सही। ठीक है। खजू व खशू क्या होता है मैं अब समझ आना शुरू हुआ है, राइट। सो सेकेंड आपकी ज़िंदगी, यानी ये ज़िंदगी के मेरे ख्याल ये 2 सबसे बड़े हैं। तीसरा, आप अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं, ठीक है, अपना सेल्फ क्योर कर सकते हैं, अपनी कोई खुदा न खास्ता कोई चीज़ गुमी है, कोई है, वो उनको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, वो हराम है। और वो वैसे भी आप फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते। अगर आप नुकसान करने लगेंगे तो हम पूरे इंस्टॉलेशन करते हैं, आप ज़िंदगी में दोबारा कभी अल्फ़ा में नहीं जा सकेंगे। योर माइंड विल बी प्रोग्राम्ड कि आप ये दोबारा हरकत कर ही ना सकें। चौथा इसमें यह है कि आप ये लोगों का इलाज कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और पांचवा ये कि आप ज़िंदगी में सुकून ले सकते हैं। अच्छा, सिल्वा एक्सपर्ट वैसे अटेम्प्ट करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने की? नहीं, जो मेरे कम से कम स्टूडेंट्स का मैं गारंटी देता हूँ कि वो नहीं करते, बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इंस्टॉलेशन। लेकिन पॉसिबल है या देखो, नुकसान तो वो आप टेक्निकली अगर सिल्वा सही कराया गया तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं इसी बात कर रहा हूँ कि मुझे अपना पता है कि मैं क्या कराता हूँ। जो अगर कराने वाला, मतलब इसमें भी गुड सिल्वा और बैड सिल्वा नहीं, होता गुड सिल्वा बैड सिल्वा नहीं कहूँगा, मुझे कभी गुमान है, बिकॉज मैं ना गुमान हमेशा खुश गुमानी रखता हूँ, ठीक है, खुश्क नहीं रखता, खुश रखता हूँ, ठीक है। मुझे कभी गुमान है कि कोई भी उस्ताद ऐसा नहीं है सिल्वा का जो ये ना, यानी कि ये इंस्टॉलेशन ना करे कि आपने गलत काम नहीं करना। ये इंस्टॉलेशन आपके लाशऊर में की जाती है, शऊर में नहीं की जाती। अगर इससे रोका जाता है तो इसका मतलब है कि बहरहाल ये एग्जिस्ट करता होगा। हाँ हाँ, हो सकता है। ठीक देखो, है। मैं ये ना नहीं हाँ जी, करूँगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे काम से रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी की चीज की एग्जिस्टेंस है तो आप लोग मना करते हैं कि ये मत करें। ठीक है जी, सिल्वा के ऊपर हमारी गुफ्तगू यहीं तक रहेगी। NLP की तरफ हम बढ़ने लगे हैं। सर, NLP को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, मार्केट भरी पड़ी है, पता नहीं मुझे ये वर्ड यूज करना चाहिए था। सही वर्ड यूज किया आपने, ठीक है। Perfect. और बहुत सारे लोग क्लेमेंट हैं कि वो दे आर NLP एक्सपर्ट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैंने ठीक? बिल्कुल सही। अच्छा जी, बिल्कुल सही। ये क्या चीज है? अभी आपने ये अपने हाथ बंद किए हुए हैं, आपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है। जी जी, ये एक प्रोग्राम है जो आपका माइंड रन कर रहा है, सही। ठीक। अगर ये पेन पकड़ना आपको सुई की तरह चुभना शुरू हो जाए, जी जी, तो इस पेन को छोड़ने की ताकत आप में है या मैं छुड़वाऊंगा? कौन, किस में है ये ताकत? मैं खुद छोड़ूंगा। ठीक है। तो ये आपके माइंड की लैंग्वेज थी कि उसने कहा कि ओए ये चुभ रहा है। लेकिन अगर ये पेन आपको एम्पावर कर रहा है कि यार मैं तो लिखूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा, तो फिर आप छोड़ेंगे तो नहीं ना? बिल्कुल, राइट। सो हर वो काम जो आप करते हैं वो एक प्रोग्राम है जो आपके माइंड ने बनाया है। सही। उस प्रोग्राम के पीछे एक लैंग्वेज चलती है, हर बात के पीछे एक बात है और वही असल बात है, ठीक है, जो आपके माइंड में चल रही है। वो लैंग्वेज चलती कहाँ है? न्यूरो में, यानी कि आपके न्यूरॉन्स में। सो ये है बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन कि वो प्रोग्राम जो आपको एम्पावर करे, हम उसको इनकरेज करते हैं, जो आपको यानी कि नीचे को खींचे, उसको चेंज करने की हमारी NLP में हम कहते हैं कि ऑल रिसोर्सेज यू नीड टू ब्रिंग अ चेंज विद इन यू आर ओनली विद इन यू। तो हम आपको सिर्फ वो एज एन NLP प्रैक्टिशनर, ट्रेनर, थेरेपिस्ट, कोच, जो भी मेरे जिस भी चारों रोल्स में मैं हूँगा, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको अपने अंदर छुपे हुए उस रिसोर्स को ढूंढने का रास्ता दिखाऊं। ठीक हो गया? ये है इसका एक समरी वर्जन। अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि जी टकाटेंड हुई हुई है तो कैसे पता चलेगा कि सही कौन है और गलत कौन है? जी। यासर, आपकी एजुकेशन क्या है? मास्टर्स किया हुआ मैंने। किस में? मार्केटिंग में। मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग के मास्टर्स के लिए आप मार्केटिंग के टीचर्स के पास गए थे या आप इस्लामियात या उर्दू के टीचर से सीखा था आपने? डेफिनेटली मार्केटिंग के टीचर थे। मार्केटिंग के टीचर थे, राइट। इसी तरह हम जो NLP है, इसका बानी है 2 लोग, एक रिचर्ड बैंडलर है और एक जॉन ग्रिंडर है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से भी रिचर्ड बैंडलर ने अपनी सोसाइटी में, रिचर्ड बैंडलर ही इसका एक्चुअली स्टार्ट इनिशिएटर वो था इसका, ठीक है।
रिचर्ड बैंडलर ने अपनी सोसाइटी ऑफ एनएलपी बनाई हुई है, जो कि दुनिया की सबसे जो बड़ी सोसाइटी है, यानी जो मोस्ट ऑथेंटिक है, क्योंकि वो रिचर्ड बैंडलर खुद सिखाता है। मैं आई एम ट्रेन्ड विद रिचर्ड बैंडलर। मैं फ्लोरिडा में लाइव उसके साथ 1-to-1 मेरे चैनल पे उसके इंटरव्यूज मेरे साथ पड़े हैं, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने अगर एनएलपी का इल्म सीखना है तो मेरे पास भी बड़ी ऑप्शंस थी। ठीक है, ABCDEFGH बहुत सारे एनएलपी लगे हुए थे। ठीक है। तो मैंने सोचा यार कि सोर्स पे जाना चाहिए ना, जी। जिसने एक्चुअली एक बनाया है उस बंदे से क्यों ना सीखूं, मैं क्यों लोगों से सीखूं। करेक्ट। सो मैं उससे जाके सीख के आया। सो अब रिचर्ड बैंडलर की जो सोसाइटी है उसमें एक पूरा आप एक वेबसाइट है NLPtrainers.com। ओके। ठीक है, आप उस पर जाएंगे, जाके आप पाकिस्तान देखें तो आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान में कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं है। ठीक है। सही। अच्छा, अब इसमें सवाल ये आता है कि ये इतनी सारी जो और दुकानें खुली हुई हैं ये क्या गलत है? नहीं, गलत मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन हर एक का तरीका अपना है। ठीक है। सोसाइटी ऑफ एनएलपी जो है, जो कि रिचर्ड बैंडलर की सोसाइटी है, वो उस तरीके से सिखाती है जिससे बानी ने सिखाया है। यानी जो बनाने वाला है उसको पता ना कि मैंने क्या चीज़ बनाई है। टेस्ला आप गाड़ी चला रहे हैं तो टेस्ला के मैनुअल में तो आपको उतना ही पता चलेगा जितना मैनुअल में है। जो जिसने बनाई है उसको पता है कि मैं जब चाहूंगा मैं इनका रिमोट कंट्रोल से अपने इनका कंप्यूटर बंद कर दूंगा। राइट। सो वो जो बनाने वाला है उसके पैटर्न पे सीखना, हमारे एज ट्रेनर हम लोगों की अपग्रेडेशन होती रहती है। ठीक है, हमें नई नई टेक्निक्स, नए नए सेमिनार्स वो कराते रहते हैं, तो हमें पता चलता है सर क्या चीज़ें हैं। यार आप इससे अंदाज़ा लगा लो यासिर कि जब मैं वहाँ पर फ्लोरिडा में ट्रेनर्स ट्रेनिंग करने गया था तो उन्होंने हमें माइक तक पकड़ना सिखाया कि आपने माइक कैसे पकड़ के बात करनी है, कि अगर ऐसे नहीं पकड़ेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट है, ऐसे पकड़ेंगे तो क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, यानी इस हद तक वो हमें ट्रेन करते हैं। करेक्ट। सो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जिससे मर्जी करो दुनिया में, बट करो उससे जो सोसाइटी ऑफ एनएलपी का ट्रेनर हो, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। ठीक है। अच्छा, एनएलपी करने वाले लोगों के जहन में क्या होता है कि जब हम एनएलपी कर लेंगे तो फिर वो क्या अचीव कर लेंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जो है वो शायद किसी ख़ास ताकत को हासिल करने के लिए इसको करना चाह रहे हैं। एनएलपी में कोई खास ताकत नहीं है, लेट मी पुट इट दिस वे। ठीक है, किसी का दिमाग पढ़ना कोई ताकत नहीं। नहीं, ना आप दिमाग पढ़ सकते हैं। अच्छा। ना आप ये माइंड, ये अगेन मैंने कहा ना यार, ये बहुत सारे गिमिक्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं बेचने के लिए। आप देखो मेरे जब भी अच्छा, इतनी सारी मिथ्स एंड टर्मिनोलॉजीज के साथ जुड़ी हुई। मेरी जान, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये धंधा है पर गंदा है ये। ठीक है। अच्छा। लोग बेचने के लिए, देखो मेरे लिए बेचना बड़ा आसान है। राइट। मैं आपको यहाँ बैठा हुआ, हाँ, एनएलपी की टेक्निक्स, लैंग्वेज पैटर्न्स हैं जो हम पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लोग माइंड रीडर्स जो इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वो जो ड्रामे कर रहे होते हैं मुझे हंसी आ रही होती है, मुझे पता है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। मसलन मैं अभी आपके सामने, आपकी ऑडियंस के सामने एक बात करते हैं छोटी सी। मैं एक जंगल से गुजर रहा था। ठीक है, उस जंगल के बाहर लिखा हुआ था नंबर 17 और अंदर से ना गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आया है अभी? शेर। मैंने शेर का नाम लिया? नहीं, वो तो भालू भी गुर्रा सकता है, कोई और भी गुर्रा सकता है। नंबर 17 को उल्टा करो क्या होता है? 71। नहीं, नंबर 17 लफ्ज़ को उल्टा करो तो लायन बनता है। अच्छा। अब ये मैंने एक टेक्निक यूज़ की है कि इसको आपके माइंड में इंस्टॉल किया है। ठीक है। ठीक है, तो ये, लेकिन ये एनएलपी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। एनएलपी इज़ अ लाइफ स्टाइल। ठीक है, एनएलपी के बारे में रिचर्ड बैंडलर कहता है कि मेरी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव ये था कि जब मैं एनएलपी सिखाऊं तो एनएलपी गिव्स यू फ्रीडम ऑफ चॉइस। देखो, पेन इज़ इनएविटेबल। आपकी हड्डी टूटी, अल्लाह ना करे, तो उसकी चोट लगनी है ना, वो दर्द होगा ही होगा। बिल्कुल। पेन इज़ इनएविटेबल, सफरिंग इज़ अ चॉइस। बहुत सारे लोग जो है वो एनएलपी थेरेपी को साइकोथेरेपी के साथ मिक्स करते हैं, तो अगेन ये सेम है? ओके, देखो साइकोलॉजी वाले जो हैं वो तो एनएलपी को मानते ही नहीं है ना। ठीक है। वो तो हिप्नोसिस को भी नहीं मानते, मेजॉरिटी, नॉट एवरीबडी, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उनको ये लगता है कि जी बेसिक, अच्छा एनएलपी, इसमें ना छोटी सी, एनएलपी मशहूर क्यों हुई थी, कैसे हुई थी? दो इवेंट्स हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। एक रिचर्ड एनएलपी की हमारी टेक्निक है जिसे फास्ट फोबिया क्योर कहते हैं। अगर किसी को छिपकली का फोबिया है, कॉकरोच का फोबिया है, ये सारे फोबियाज हैं। ठीक है, तो उसको अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा ना साइकोथेरेपी के लिए, तो उसको तकरीबन 3 से 6 महीने चाहिए इससे निकलने के लिए। और फिर उसके एंड में वो कॉकरोच उसके जो है ना वो छिपकली उसके हाथ में देंगे तो उसको चूमेगा। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ठीक है, इस हद तक खत्म हो जाएगा। हम एनएलपी में ये कहते हैं कि को एग्जिस्टेंस सीखो। ठीक है, कि आप और छिपकली दोनों फिर रहे हो, मारो उसको, ठीक है, लेकिन हाँ करके भागना नहीं है आपने। राइट। एनएलपी की जो फास्ट फोबिया की ओर है
वो प्रैक्टिकली 15 मिनट की टेक्निक है। 15 मिनट्स में फोबिया खत्म, कोई 6 महीने नहीं जाने। ठीक है। अच्छा, अब वो फोबिया के खत्म का मतलब ये है कि आप उसके साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपने उसको चूमना नहीं है जरूरी अब आपके लिए। सही। आहिस्ता आहिस्ता ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप उसके भी आगे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। ठीक, दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती हो जाएगी आपके बाद। ठीक है, आप तू भी बैठता मैं भी बैठता हूँ। ठीक है। दूसरा उसका जो यानी इसकी वजह से फास्ट फोबिया की वजह से एनएलपी यूं एकदम मशहूर हुई। ठीक है, तो इसने जब बैंडलर ने यानी ये टेक्निक और बनाई तो उससे जब इसके लोगों के रिजल्ट्स आए, जो रिएक्शंस आने शुरू हुए, जो रिजल्ट्स रिपोर्ट होने शुरू हुई, तो साइकोलॉजी वालों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। ठीक है कि भाई ये तो हमसे आगे निकल गया। ठीक है। सो एनएलपी इज अ डिफरेंट टेक्निक। मैंने अभी पाकिस्तान का पहला, मैं जो एटलीस्ट मुझे ये पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हूँ मैं। ठीक है। अच्छा। मैं जब अपना मास्टर्स कर रहा था, स्पेन से मैंने किया मास्टर्स कर रहा था, तो आप हैरान रह जाओगे 70% ऑफ द टेक्निक्स दे टॉट अस, बाकायदा लिखा हुआ है, आर फ्रॉम एनएलपी। अच्छा। उसमें बाकायदा वो कहते हैं कि सीबीटी भी हो सकती है, फलानी भी हो सकती है, लेकिन क्विक एंड इफेक्टिव इज एनएलपी। अच्छा, ये एनएलपी से लोग अपने आप का फोबिया ख़त्म कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, तो वो भी क्योर हो सकती हैं। देखो अगेन कुछ चीज़ें ना, एक बात याद रखना, मैंने सिल्वर में भी शायद ये बात की थी कि मेरे रब ने ये कायनात असबाब की बनाई है। ठीक है। बगैर असबाब के कुछ नहीं है। अगर बगैर असबाब के होती सही। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये ना कहते हैं कि असा मारो तब समुंदर खुलेगा। ठीक है, आग की मिजाल नहीं थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो लग जाती अगर असबाब। ठीक है, तो असबाब में ओसीडी है, ये चीज़ें आपको साइकेट्रिक जो इश्यूज हैं, क्योंकि ब्रेन में केमिकल्स हैं, वो जब इम्बैलेंस होता है तो हम एनएलपी के थ्रू या सिल्वा के थ्रू आपको हेल्प कर सकते हैं। बट आपको जो दवाई चाहिए, बुखार है तो दवाई चाहिए ना भाई, बुखार तो नहीं उतरेगा। इसी तरह ब्रेन में केमिकल्स हैं, उनका इम्बैलेंस हुआ है, तो साइकेट्रिक मेडिकेशन जो है वो हम देते हैं, ना हम उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ना हम डॉक्टर हैं। बल्कि जो लोग हैवी साइकोटिक मेडिकेशन में होते हैं, मैं उनके साथ सेशन भी नहीं करता। मैं उनको कहता हूँ कि अपने साइकेट्रिस्ट से कहो कि वो मुझे पहले अलाउ करे कि मैं सेशन करूँ आपके साथ। ठीक हो गया। हाउएवर इट मल्टीप्लाइज मैनी फोल्ड्स आपकी रिकवरी के प्रोसेस को। जितनी एनएलपी के थ्रू जो साइकोथेरेपी करते हैं वो भी अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पर एक दो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं कि मैं उनको लिटरली, हालांकि वो मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे जूनियर भी हैं। ठीक है, बट मैं उनको अपने से बेहतर, साइकोलॉजिस्ट अपने से बेहतर समझता हूँ। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाउएवर साइकोलॉजी की एक जो लिमिटेशन है वो है टू मच फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एनएलपी में लिमिटेशन कोई नहीं है। ठीक है, एनएलपी में मुझे पता चल गया यार कि अब आप जो है ना बार बार फॉर एग्जांपल अपनी उंगलियों से यहाँ खेल रहे हो, आपने कहा यार अली भाई ये मुझे बहुत तंग कर रही है, मुझे ये खत्म करना है। ठीक है, तो मैं आपको, या इसकी बल्कि इससे भी छोड़ा, इससे बड़ी एग्जांपल देता हूँ। मैं अफगानिस्तान टीम के साथ अभी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है उनका स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था। ठीक हो गया, मैंने उससे पहले उनके साथ सीरीज भी की, मतलब उनके साथ मैंने 50 ओवर। अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक प्लेयर आया और वो मैच चल रहा है, कोई भी बैट्समैन आउट होगा अगली बारी उसकी है। सही है। मैं उससे कहूँगा बेटा 3 महीने 2 महीने वेट करो, मैं तुम्हारी सीबीटी करूंगा, मैं तुम्हारी ये करूंगा। मुझे इमीडिएट उसके माइंड से वो प्रेशर रिलीज करना है। सही। अगली बॉल पे हो सकता है बैट्समैन अगला आउट हो जाए। ओके, सो ये जो फास्ट टेक्निक्स हैं ये एनएलपी के अंदर है। अच्छा, तो कौन से 3 लोग हैं या 3 प्रोफेशन के लोग हैं जिन्हें जरूर एनएलपी सीख लेनी चाहिए? यार हर वो शख्स जो इंसानों से डील करता है उसको एनएलपी सीखनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त। एनएलपी के लिए एक अच्छा प्रैक्टिशनर कितने वक्त में बन जाता है इंसान? देखो एनएलपी प्रैक्टिशनर, एनएलपी के ना 3 लेवल्स हैं, प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर और फिर ट्रेनर। ठीक है। हो गया। प्रैक्टिशनर कहते ही इसलिए कि आप प्रैक्टिस करते हैं। जी जी जी। आपने कोर्स कर लिया, 70 घंटे की ट्रेनिंग है ये, 70 आवर्स। ठीक है, वो 70 आवर्स हम 7 डेज इन अ रो भी करते हैं। वो मैं इंशाल्लाह भी उसको पहली दफ़ा वो भी मैं फिजिकल पाकिस्तान में कराने जा रहा हूँ। ठीक है। वो 70 आवर्स आप ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑन जूम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप वीडियोस के थ्रू भी कर सकते हैं। सही। बट उन आवर्स को करने के बाद फिर उनकी प्रैक्टिस करते रहनी है आपने, मिनिमम 6 महीने। लोगों के साथ करनी है, अपने साथ करनी है। अगर आपकी एनएलपी करने के बाद आपकी ज़िंदगी नहीं बदल रही, आपके आसपास वाले नहीं कह रहे कि यार ये बंदा बदल गया है, तो आप एनएलपी बेकार है। ठीक है, आपको नजर आनी चाहिए। यानी ऐसे है जैसे सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या तब्दीली का नजर आएगा?
सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि आपको ये पता चलेगा कि यार मेरी लिमिटिंग बिलीव्स क्या थे, ठीक है। क्योंकि मैं एनएलपी की जब क्लास शुरू करता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं आपके बुत तोड़ूंगा। जिन्हें इकबाल कहता है ना, बुताने वहमो गुमा, तो मैं बहुत सारे बुत तोड़ता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा बुत ये होता है कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती कोई भी काम, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता चलता है कि आपके शो स्टॉपर्स क्या हैं, वो क्या चीज़ें थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, सही, ठीक है। फिर आपको ये पता चलता है कि अच्छा मैंने ये भी जाना, अब मुझे इससे निकलना कैसे है, राइट, आगे बढ़ना कैसे है, नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। फिर इसके बाद आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों के साथ सेशंस करते हैं, ठीक है। अब 1-to-1 जैसे अब मैंने बताया कि एंग्जाइटी के पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, उसके डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। जो मैं उनको लेकिन ये भी बता दूं कि जो क्लिनिकल डिप्रेशन के डायग्नोज क्लिनिकल डिप्रेशन वाले जो हैवी मेडिकेशन पे हैं, मैं उनके साथ जब तक उनका साइकियाट्रिस्ट नहीं कहेगा मैं सेशन नहीं करूंगा। हमारे पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली एक कंपाउंडर भी जो है वो साइकोटिक मेडिकेशन दे देता है ना, ये बड़ा एक मसला है हमारे यहाँ पर। सो इस देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि आपकी अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीलियाँ, यानी कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स, आपकी वो चीज़ें ख़त्म होती हैं तो ही इसका फ़ायदा है। अगर आप नहीं कर रहे ना, मैं ये कहता हूँ कि एनएलपी हो, सिल्वा हो, बट यू नीड टू डू इट फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स। मैं इस प्रोफेशन में इसीलिए आया था कि मैंने अपने आप को ठीक करना था। ओके, आई नेवर केम टू दिस प्रोफेशन टू बिकम अ ट्रेनर। मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करते हैं और ये हमारा आखिरी मौजू है इस पॉडकास्ट का। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई मैनिफेस्टेशन के जरिए किसी भी चीज को अपने करीब लाया जा सकता है? जैसे पहले ना आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। देखो मैंने पहले भी एक बात की थी कि शिर्क की बड़ी बारीक सी एक लाइन है, मेरे इसके ऊपर पूरी डिटेल पॉडकास्ट है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। मेरे रब की एक हदीस कुदसी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई थी कि मेरा रब कहता है, अब्दी जन्नी वाली, कि मेरा रब कहता है कि मेरा बंदा जैसा मुझसे गुमान करता है वैसा मुझे पाता है, ठीक है। ठीक। अगर वो गुमान करता है कि मैं मतलब रहीम हूँ, करीम हूँ, तो मुझे रहीम और करीम ही पाएगा, ठीक है। सो मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, करेक्ट। अब यही मैनिफेस्टेशन है, पहली बात। लेकिन ये क्या है कि मुझे जो भी मिलना है मुझे रब से, मैंने ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। हमने इस्तिखारे की बात की थी पहले, इस्तिखारा इज मैनिफेस्टेशन एंड दुआ एज वेल, दुआ इज मैनिफेस्टेशन, ठीक है। दुआ से तकदीरें बदलती हैं, नहीं बदलती? बदलती हैं, राइट। ये हमें सबको पता है, हदीस है, मौजूद है हमारे पास, राइट। सो दैट व्हाट इज बेसिकली द वर्ड मैनिफेस्टेशन। हम लफ्जों में फंस जाते हैं। मेडिटेशन इज मी टाइम। वो आप एक कमरे में बैठ जाओ यार, मुझे 15 मिनट 20 मिनट के लिए, ये आज साइंस कह रही है कि अगर आप रिट्रोस्पेक्शन नहीं करते, अगर आप अपने सेल्फ एनालिसिस डेली नहीं करते, आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब बुक्स उठा के देख लो, ठीक है। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल जो है ना, वो दिन में 15 से 20 मिनट तन्हाई में बैठते हैं और फिर अपने पूरे दिन को रिवाइज करते हैं और देखते हैं क्या अब ये क्या है, ये मेडिटेशन है ना, राइट। ठीक है। इसी तरह मैनिफेस्टेशन का जो लफ्ज है, उस लफ्ज पे मत जाओ, उस कॉन्सेप्ट पे जाओ, अब्दी जन्नी वाले पे, ठीक होगी। सो अगर आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो रब से जुड़ा हुआ है ना, कि यार मैं रब के इज़्न से ये काम कर रहा हूँ, तो वो आप दुआ मांगो उसी तरह से। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त अमेरिका में एक बड़ी तेज़ 2 मुहिमें चल रही हैं, ठीक है, यूरोप में और अमेरिका में। एक है ग्रेटिट्यूड वाली, मैंने पहले भी बात की उसकी, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर आपने शुक्र नहीं अदा किया ना लोगों का, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करता वो रब का शुक्र अदा नहीं करता, ठीक। दूसरी है उनकी जो मुहिम चल रही है ना, वो है आपकी ग्राउंडिंग थ्योरी। ग्राउंडिंग क्या है कि वो कहते हैं अगर आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए, आराम चाहिए, तो आप दिन में 3 कम से कम और 5 दफ़ा माथा, हाथ, घुटने और पैर नंगे ज़मीन पे लगाएं। ये कहाँ पर लगाया जाता है? ये हमारे तो मज़हब में नमाज, बिल्कुल ठीक होगी। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है कि वो लोग बारिश करवाते हैं थ्रू पावर ऑफ इंटेंशन। आपने किताब भी एक है पावर ऑफ इंटेंशन, शायद आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। वो कहते हैं इंटेंशन से हम बारिश करवा सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं रेन को, ठीक, और वो करवाते हैं, ठीक ना। रब कायनात का रब है ना, इसलिए हर एक को जो जिस तरह जितना मांगता है उसको उस तरह से देता है। हमारे यहाँ पर इसके लिए कौन सी दुआ है, कौन सी नमाज है? ठीक है। वो क्या है? मैनिफेस्टेशन। हम मैनिफेस्ट करा रहे हैं रब से कि रब हमें बारिश दे दे, जी जी, राइट। सो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट की बेस में प्रॉब्लम है। अच्छा, चलिए हम इसको अगर ये कंक्लूड करें कि मैनिफेस्टेशन कोई रूहानी अमल है या साइंसी अमल है, तो फिर आप क्या कहेंगे? देखो, रूहानियत और रहमानियत में फ़र्क है, ठीक है। रूहानियत हर कोई ले सकता है, वो चाहे सिल्वा के थ्रू ले, चाहे मैनिफेस्टेशन के थ्रू ले, ठीक है।
रहमानियत अल्लाह वालों को मिलती है। सही। ठीक होगी, सिंपल बात। अब ये साइंस कुछ भी नहीं है बट मेरे रब के बताई हुए चीज़ों की कंफर्मेशन के अलावा। ठीक है। ठीक है। सो साइंस आज इस नतीजे पे पहुंच रही है कि व्हेन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग समथिंग, मुझे कहता है ना पूरी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश कर दी। जी जी। तो जितने भी आपके एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, वो होता क्या है, हमारे यहाँ पे अल्लाह ने हमें एक आला दिया है, सही। इसका नाम है रास। ठीक है। ये यहाँ गर्दन के पीछे मौजूद है। ठीक है। इसको कहते हैं रेटिकल एक्टिवेशन सिस्टम। मैं चाहूंगा कि आपकी ऑडियंस सही। जाके स्टडी करे, थोड़ा सा अपना भी पढ़े ना ठीक उनको है। भी, ठीक है। तो इसका काम पता है क्या है? इसका काम ये है, ये मैनिफेस्टेशन का आला है बाय द वे। इसका सही। काम ये है कि मैं जब दुबई या कहीं जाऊँ ना तो मुझे पार्किंग ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरा भाई मुझे कहते हैं यार अली तेरे साथ पार्किंग फ़ौरन मिल जाती है। सही। मैं इसको रास को ऑर्डर देता हूँ, रास पार्किंग ढूंढ। अब मैंने अपने सारे काम कर रहा हूँ, रास ने क्या किया, हर वो चीज़ जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी उसको एक साइड पे किया और मेरी आंखों को पेरिफेरल या स्ट्रेट विजन में पार्किंग पे लगा दिया। बातें काम मैं अपने कर रहा हूँ, ये रास पीछे से मैनेज कर रहा है। ठीक है। सही। और हमें फ़ौरन पार्किंग मिल गई। ठीक है। सो आप कह सकते हो मैंने पार्किंग मैनिफेस्ट की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन आर द सेम थिंग। यार देखो, अब एक बात सुनो, मुझे छोटी सी बात बताओ। जी जी। आईफोन और सैमसंग क्या ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं? इनका पर्पस तो सेम है लेकिन शायद मैन्युफैक्चरर अलग है। अगर यूजेज। अगर सिर्फ एक आईफोन होता पूरी दुनिया में, या सिर्फ एक सैमसंग होता, या सिर्फ एक हवावे होता, तो काम चल जाना था ना। चल जाना था। लेकिन वो दुकानें नहीं खुलनी थी यार। हमने कोशिश की है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर जितना हो सके बात करें, लेकिन ये तमाम मौज़ूआत एक एक पॉडकास्ट के मुतकाज़ी हैं और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा भी इन मौज़ूआत को लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हों।